Okay. Now, this is a very important topic. Listen very carefully. ये collisions क्या है? This regarding this topic, हाँ, जब भी एक दूसरे से bodies collide करता है, सिर्फ वो collision नहीं है. अगर एक bomb blast होता है, तो वो भी collision के अंदर आता है. ठीक है? So, हाँ, जैसे अच्छा, अब ये collisions जो है, इसमें ये collisions जो है, ये collisions को समझने के लिए और इसके साथ डील करने के लिए पहले हम लोगों को एक डेफिनेशन सीखना पड़ेगा. वो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. लिखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है कि जब दो बॉडीज कोलाइड कर रहा है तब कोलिशन के पहले और कोलिशन के बाद कितना पार्ट ऑफ द वेलोसिटी इज कमिंग बैक. थोड़ा ध्यान से सुनिए. ये कोलिशन के टाइम होता क्या है? जब एक बॉडी दूसरा बॉडी के साथ कोलाइड करता है तब ड्यूरिंग कोलिशन उसका शेप चेंज हो जाता है. कभी स्लो मोशन में टेनिस का देखा है बॉल, जब वो टेनिस का बॉल आपके रैकेट को लगता है तब रैकेट का भी शेप चेंज होता है और वो बॉल जो होता है ना वो भी स्फीयर नहीं रहता है, थोड़ा सा स्प्रेस हो जाता है. सो वो क्या होता है? ड्यूरिंग कोलिशन एवरी ऑब्जेक्ट गेट्स डी-शेप्ड, मतलब शेप चेंज हो जाता है. बट सारा बॉडीज का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कॉल्ड इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज व्हाट? टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड. मतलब कोलिशन हुआ, कोलिशन के टाइम डिफॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन जैसे कोलिशन ओवर हो गया वैसे क्या होगा? डिफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? सौरभ क्या बोल रहे थे? डिफॉर्मेशन कोलिशन के बाद फिर से वापस, हाँ, इलास्टिसिटी कम नहीं है. उसका जितना इलास्टिसिटी है उससे ज्यादा फोर्स एनकाउंटर करने पर उसका इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाता है, तब उसका रिफॉर्मेशन होता नहीं है. अगर उसका इलास्टिक लिमिट के अंदर कोलिशन होगा तो वो प्रॉपर्ली रिफॉर्म हो जाएगा. मतलब अगर उसमें जोर से पंच मारा तो जाएगा. तो वो तो होता नहीं है. जब एक्सीडेंट होता है तब क्या होता है? So now the thing that happens is ये जो कोलिशन के टाइम इलास्टिक उसका शेप या साइज चेंज होता है एंड इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज. इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा लॉस हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है. दिस इज द रीजन फॉर वेयर एंड टियर. अदरवाइज वेयर एंड टियर नहीं होता. एक ही टेनिस बॉल ले लेते और सारा जीवन वो टेनिस बॉल से खेल सकते थे. वो नहीं कर सकते ना. क्यों? क्योंकि हर एक शॉट में उसका थोड़ा सा वेयर एंड टियर होता है और वो वेयर एंड टियर के कारण क्या होता है? ग्रेजुअली वो खराब हो जाता है. राइट? सो व्हेनेवर दे कोलाइड, कोलिशन से पहले उन लोगों का जितना वेलोसिटी होता है कोलिशन के बाद वेलोसिटी सेम थोड़ा कम, दैट कितना कम होता है वो मेजर करता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अच्छा, पोजीशन के टाइम सर ये ई की बिकॉज़ यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग. मान लो ये दो बॉडीज जा रहा है. ये एक बॉडी है m1 मास का, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, और ये एक बॉडी जा रहा है m2 मास का और इनिशियल वेलोसिटी u2 है along the same line. Can you tell me what is the condition for them to collide? सर m1 को या स्पीड होना पड़ेगा या m2 को स्लो होना पड़ेगा. मतलब u1 should be greater than right? So u2 greater than u1. पूरी पोजीशन हमें वो तो आगे बढ़ी है. ये तो आस्ते आस्ते यार और जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ करो सी हो जाए. सो सेम डायरेक्शन में ज्यादा गेले कोलिशन में डॉक्टर यहां पे यहां पर u1 इज ग्रेटर देन u2. बट आफ्टर कोलिशन व्हाट हैपेंस? कोलिशन होने के बाद क्या होता है? मतलब इसका वेलोसिटी अगर v1 हो जाता है, इसका वेलोसिटी अगर, तब v2 becomes greater. क्यों? क्योंकि u1 का डायरेक्शन में फोर्स मिलता है m2 को, u2 का डायरेक्शन में फोर्स मिलता है और m1 को u1 का
जब कोलिशन होगा, कोलिशन होने का कंडीशन क्या है, ये बड़ा होना पड़ेगा, ये तभी कोलिशन होगा ना। कोलिशन के टाइम इसको किधर फोर्स मिलेगा, पीछे ये सामने वाला बॉडी को धक्का मारेगा ना, तो ये सामने वाला बॉडी को सामने मिलेगा, लेकिन इसको तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका स्पीड ज्यादा। हाँ, सो वो भी हो सकता है, और उसका बॉडी अगर छोटा हो तो उसको लेके ही चला जाएगा। सो विल बी डिस्कसिंग दैट, हम लोग एक्चुअली में वो भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से। सो हाँ, m1 beta m2, is that clear? So coefficient of restitution is measured as v2 minus v1 by u1 minus u2, और इसका क्या, सर इस केस में Magnitude. v2 ग्रेटर देन हो जाएगा सर, राइट, इसीलिए मैंने v2 minus v1, v2 ग्रेटर देन v1। यस, इसीलिए देखो इसका एरो का लेंथ भी मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर में लेंथ ज्यादा होता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो ये रेस्टिट्यूशन के लिए e लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है e, दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, so unit of an obviously is the ratio of similar quantities. So if it is along the same direction for one dimensional collision, you can also write this e as v2 minus v1 by u1 minus u2, only their magnitudes, only their magnitudes, शुद्ध magnitudes को लिखना, ठीक है सर? Is that clear? हाँ या ना? ये क्यों डिफाइन किया मैंने? बिकॉज इसके बेसिस में कोलिशंस को 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। टाइप्स ऑफ कोलिशन, 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, इलास्टिक collision. So what is a perfectly elastic collision or simply elastic collision? Where the value of E is 1. Coefficient of restitution is 1. मतलब इसमें जितना वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी से जाके कोलाइड करता है, उतना ही रिलेटिव वेलोसिटी से वो कोलिशन के बाद मूव करना है। देखो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो v2 minus v1 को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation by relative velocity of approach बोल सकते हैं ना, because approach मतलब collision से पहले कितना velocity था और relative velocity of separation मतलब collision के बाद कितना velocity। is that clear? यहाँ पर बोल रहे हैं e का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या? मतलब पहले भी जितना velocity था relative velocity था, अभी भी उतना ही relative velocity है। ये टाइप ऑफ कोलिशन है, ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ कोलिशन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। इनिशियली जितना एनर्जी था उन लोगों का, कोलिशन के बाद भी उतना ही एनर्जी था। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइडियल कोलिशन। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कहां पर होता है? सब एटॉमिक लेवल में जो कोलिशंस होता है ना, जैसे मान लो एक प्रोटॉन को हम लोग थ्रो किए या एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो किए, दूसरा पार्टिकल के साथ कोलाइड किया, वहां पर हम लोग ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन यूज कर सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन नहीं होता। कोई भी कोलिशन के लिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ये कोई भी कोलिशन के लिए ट्रू है, फॉर एनी कोलिशन, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है? ना इन इलास्टिक, ओनली इन इलास्टिक कोलिशन करेंगे। इन इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, या पार्टली इलास्टिक कोलिशन, अच्छा है का बेसिक भाग राइट एज पार्टली इलास्टिक कोलिशन। सर क्या बोले सर, लीनियर मोमेंटम for any type of collision. Partly elastic collision में क्या होता है? E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाता है। Most of the real life collisions are partly elastic collisions. So this is a general collision. You can say this is a general type of collision, ठीक है? And इसमें kinetic energy conserve नहीं होता है, सिर्फ linear momentum conserve होता है।
linear momentum is conserved. और थर्ड टाइप क्या है? perfectly inelastic collision. Perfectly. हाँ, perfectly inelastic collision. perfectly inelastic collision के लिए E का वैल्यू कितना होता है? 0. इसका मतलब क्या? E का वैल्यू 0 का मतलब है relative velocity of separation is 0. मतलब बॉडी अटैच राइट, एक बॉडी दूसरे के साथ अटैच होकर फिर निकल जाए. समझ में आया? So that is called perfectly inelastic collision. So ऑटो एक ट्रैक में डूब जाए. well, so is this clear? All the different types of collision? Is this clear? All the different types of collision? समझ में आया? उसमें पार्टली इलास्टिक ही होगा क्योंकि कोई भी मटेरियल जो है, हाँ वैक्यूम है, उसमें फ्रिक्शन वैक्यूम्स के फ्रिक्शन या वैक्यूम से कोलिशंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोलिशन तो हम लोग सिर्फ वही टाइम में मेजर कर रहे हैं जब कोलिशन हो रहा है ना, तो उस टाइम में फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है. इज दैट क्लियर? तो वो वैक्यूम में हो या कहां पर हो वो फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर टाइप हम लोग यूज करेंगे और कुछ नहीं. ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सर अगर एक ईगल एक रैबिट को लेके चल गया. हाँ, so that is perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision, right? हाँ. Now, to calculate the velocity after collision, we take the two basic principles which are valid for all the types of collision. One is P, coefficient of restitution, which is V2 minus V1 by, say this is equation 1, and another is conservation of linear momentum. According to conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, हाँ U1 ज़्यादा नहीं होगा तो collision नहीं होगा. Momentum M1 U1 plus M2 U2 should be equal to M1 V1 plus M2 V2. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है U1 is the initial velocity of the first body, U2 is the initial velocity of the second body. तो MU1 क्या देगा हम लोग को? MU1 क्या देगा हम लोग को? Momentum, initial momentum of the first body, and this is the initial momentum of the second body. Sum करने से हम लोग को total initial momentum मिला, and that will be equal to final momentum of the first body plus final momentum of the second body. कोई भी कोलिशन के टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होता है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस होता है. उसके कारण कोई मोमेंटम चेंज नहीं होता है. नेट मोमेंटम रिमेन्स सेम. इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन टोटल मोमेंटम ऑफ इनिशियल बॉडीज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द फाइनल बॉडीज. इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. अब ये दो यूज करके हम लोग V1 और V2, U1 और U2 के टर्म्स में निकाल रहे हैं. ठीक है? तो क्या मिल रहा है देखो, यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 will come on to be V1 plus C into U1 minus U2. देखो सेम था मैंने, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और V1 को इधर लेके आएंगे, so V2 will be equal to V1 plus क्या आएगा, और यहाँ से V1 क्या मिल रहा है देखो, M1 U1 plus M2 U2 minus M2 V2 by M1. आया ना, उल्टा लिखा मैंने, V2 निकालना था, यहाँ पर V2 निकाले ना, so ये M1 V1 और ये M2. अब ठीक है बताओ. हाँ V1 सही था, V1 सही था, लेकिन मुझे V2 निकालना था. so दोनों में से अब हम लोग क्या करेंगे, V2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को? V1 सॉल्व करके V1 मिलेगा. हम लोग को V1 और V2 निकालना है. ठीक है? तो इन दोनों को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? Therefore from 1 and 2 V1 plus EU1 minus U2 is equal to M1 U1 plus M2 U2 minus M1 V1 by M2. आया ना?
अब m2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, सो v1 m2 प्लस e u1 m1 सॉरी m2 माइनस e u2 m2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 minus m1 v1. So if I take this v1 on the left hand side and take m common, then v1 into m1 plus m2 is equal to, see what am I trying to do? अच्छा, take this one, these things on the right hand side, m1 u1 है ना यहाँ पर, और इधर हाँ u1 के साथ m2 है, तो हम लोग अगर दोनों में से u1 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, m1 माइनस em2 प्लस इन दोनों में से अगर m2 u2 कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को मिलेगा e प्लस 1, so 1 प्लस e लिखते हैं, 1 प्लस so what am I getting v1 as u1 into m1 minus em2 by m1 plus m2 plus m2 u2 into 1 plus e by m1 plus m2, मतलब ये m1 plus m2 राइट हैंड साइड में लिखा है, समझ आ रहा है? ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिशन, राइट? सिमिलरली अगर v2 निकालना है, देखो एग्जैक्टली आइडेंटिकल इक्वेशन होगा, सिर्फ सारा 1 के जगह में 2 रिप्लेस हो गया है, मतलब u1 के जगह में m1 के जगह में m2, नीचे तो m1 प्लस m2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, m2 प्लस m1 इज सेम एज m1 प्लस m2, प्लस दिस विल बी m1 u1 into 1 plus e divided by m1 plus, समझ आया? सो आफ्टर कोलिशन v1 और v2 वेलोसिटीज ये होगा, ये हम लोग जनरल सिचुएशन e रख के किए। अब एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अगर करेंगे फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, जो तो चीज क्या हम पूरा मुझसे ना फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, क्या पढ़े हैं? परफेक्ट इलास्टिक कोलिशन कब बोला जाता है? E is equal to 1, E is equal to 1, तब क्या हो जाएगा, v1 will be equal to, देखो यहाँ पर E के जगह में 1 डालेंगे तो this will become u1 into m1 minus m2 by m1 plus m2 plus 2m2 u2 by m1 plus m2। So see, ये e के जगह में 1 डाल रहे हैं ना, तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा? So इसीलिए 2m2 u2 आया यहाँ पर by m1 plus m2, राइट? e हट गया, e के जगह में हम लोग 1 डाले, क्लियर? सर हाँ बोलो। m1 minus m1 minus m2 तो लिखे no m2 minus ना, m1 minus m2 so v1 हाँ, v2 ते क्या है? वो सर 3 इकट्ठा उल्टे दिए m2 minus m1 की उल्टे दिए, नीचे रहता है लास्ट v1 है तो m1 minus m2 है, लास्ट स्टेप ये तो v2, ओ v2 तो अच्छा v2 ते बोलना ना 1 और 2 को रिप्लेस हो जाए, हां तो एक बार v2 का 1 और 2 रिप्लेस हो गए, twice m1 u1 by m1 plus, ठीक है? नाउ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में कुछ सिचुएशंस होते हैं। फर्स्ट केस 1, when both bodies are of same mass, क्या हुआ? तो अच्छा ये बताओ, when both bodies are of what mass? सेम तो क्या होगा, m1 और m2 क्या हो जाएगा? अगर m1 और m2 इक्वल करेंगे क्या आ रहा है देखो, m1 minus m2 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2m2
m2 आ गया ना, mu2 by equal to m by 2m. So 2m cancels. क्या हुआ देखो, v1 becomes equal to u2. मतलब आफ्टर कोलिशन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज. पहले वाला बॉडी जितना वेलोसिटी से आ रहा था, वो कोलिशन के बाद दूसरा वाला वेलोसिटी बॉडी उतना ही वेलोसिटी से निकल जाएगा. एंड v2 क्या आएगा देखो, यहाँ पर भी ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2m1u1 by m1 plus m, sorry 2m by m plus m, so will be equal to u1. मतलब पूरे ब्रेकिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जा रहा है. वेलोसिटी ट्रांसफर. हाँ, अगर मासेस एग्जैक्टली सेम है तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा. इसलिए देखो वो बिलियर्ड का जो गेम होता है ना, उसमें ऐसे बहुत सारा टाइम होता है कि एक बॉडी रेस्ट में होता है और जो शूटिंग बॉल होता है वो जाके धक्का लगने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है और सामने वाला बॉडी सीधा निकल जाता है. न्यूटन्स बॉल में भी वैसा होता है, ऐसे एक पेंडुलम जैसे रहता है. तो उसमें बहुत सारा बॉल एक साथ रहता है, तो एकदम पीछे वाला बॉल आके धक्का मारता है, एकदम सामने वाला बॉल निकल जाता है और वो एग्जैक्टली रेस्ट में आता है, बिकॉज़ द बॉल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. समझ में आया? सर दो कौन सा सर? परफेक्टली এই জিনিসটা টপিকটা কিসের মানে এটা ওপর থেকে মানে কোনটা এর উপর বললে এটা অ্যাকর্ডিং এটা কনজারভেশন linear momentum. Conservation linear momentum perfectly elastic collision. Perfectly elastic collision है अपना कोर्स. अच्छा, let's come back. Case 2 when m1 is much greater than m2. मतलब जो तुम लोग बोल रहे थे, ट्रक आके किसी को धक्का देके निकल गया. So मास, ट्रक का मास बहुत ज्यादा है और एक आदमी का मास बहुत कम है. समझ में आया ना? तो वहां पर क्या होगा, v1 क्या हो जाएगा देखो, सर ये दो लेस देन दो ग्रेटर देन मच ग्रेटर है, बहुत ज्यादा. हाँ, मच ग्रेटर. जब भी मच ग्रेटर होगा तब इसका मतलब क्या है मालूम है, m1 plus m2 का वैल्यू will be nearly equal to m1 minus m2 का वैल्यू will be nearly equal to m1. मतलब m1 के साथ m2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, m1 minus m2 के जगह में क्या हो जाएगा, सिर्फ m1 हो जाएगा. So this will be u1 m1 by, ये भी m1 हो जाएगा, m1 plus m2 plus m2 का मास बहुत कम है ना, so this will be nearly ignorable. हाँ, this will be nearly ignorable. So this will be 0. So m1 cancel हो जाएगा. तो देखो v1 remains equal to u1. मतलब वो ट्रक जितना वेलोसिटी से जा रहा था उसका कुछ चेंज नहीं होगा, वो सीधा एकदम उतना ही वेलोसिटी से जाएगा. ठीक है ना? v2 का मतलब है m2 minus m1 हो रहा है ना, तो m2 minus m1 मतलब it is equal to minus m1. सर माइनस तो नहीं लिखे minus m1, कहां माइनस? अरे m2 minus m1, ये तो m1 minus m2 लिखे थे, थप्पड़ मारे क्या, minus m1 by m1 plus ये 2 m1 u1 by m1. So m1 cancels, यहाँ पर भी m1 cancels, it becomes 2u1 minus u. माइनस 2u1 minus u. मतलब it becomes, it goes away with even twice the velocity of the first body. First body velocity है उड़े जाएगा. Twice the velocity. ওকে বলেছিলাম এই কেসটা শুরু করার আগে উড়ে যাবে লোকটা উড়ে যাবে समझ आया? v2 दूसरा वाला बॉडी का वेलोसिटी है ना, तो वो उसका वेलोसिटी फर्स्ट वाला वेलोसिटी का डबल के आसपास चला जाता है. हो गया? और अगर उल्टा होगा तो एक बहुत लाइट बॉडी एक हेवी बॉडी को आके कोलाइड करेगा, वो तुम लोग निकाल के मुझे नेक्स्ट डे दिखाओगे. केस 3 m2 is much greater than m1. केस 3 उल्टा दिख रहा है ना, m1 is much lesser than m2. ये केस 3 तुम लोग बनाना और मुझे नेक्स्ट क्लास दिखाना. ठीक है? One question.